उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सेवासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखा नराः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम नमो। अथ शब्दानुशासनम् अथैत्ययं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यं केषां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत् गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिः मृगः ब्राह्मणः इति। वैदिकाः खल्वपि शन्नो देवीरभिष्टये ईशेत्वोर्जेत्वा अग्निमीडे पुरोहितम् अग्न आयाहि वीतये। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? किं यत्तत् सासनालाङ्गूलककुद्खरु विषाण्य अर्थरूपं स शब्दः नित्याः द्रव्यं नाम तत् यत्तर्हि तद् इंगितं चेष्टितं निमिषितं स शब्दः नित्याः क्रिया नाम सा। यत्तर्हि तत् शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः स शब्दः नित्याः गुणो नाम सः। यत्तर्हि तद् भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वछिन्नं सामान्यभूतं स शब्दः नित्याः आकृतिर्नाम सा। कस्तर्हि शब्दः? येनोच्चारितेन सासनालाङ्गूलककुद्खुरविषाणीनां संप्रत्ययो भवति स शब्दः। यहाँ तक आचार्य ने शब्द की एक परिभाषा बताई है। अभी अग्रिम परिभाषा पर चलते हैं। देखिए पृष्ठ संख्या 29। तत्र अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनिः शब्द इति उच्यते। तद् यथा शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षिः शब्दकार्ययं माणवकः इति ध्वनिं कुर्वन्नेवम् उच्यते। तस्मात् ध्वनिः शब्दः इति उच्यते। प्रदीप देखिए अथवा पर लिख रहे हैं अथवा अन्यत्र ध्वनिस्फोटयोर्भेदस्य व्यवस्थापितत्वाद् इह अभेदेन व्यवहारे अपि न दोषः द्रव्यादयो न शब्दवाच्या इत्यत्र तात्पर्यात्। सामान्य अभिप्राय पहले एक बार भाष्य का देख लेते हैं। प्रतीत पदार्थकः ध्वनिः शब्दः इति उच्यते। ऐसा अध्याहार, ऐसा अन्वय है वाक्य का। लो के पहले आप पढ़ सकते हैं लोके प्रतीत पदार्थकः ध्वनिः शब्दः इति उच्यते। लोक में प्रतीत पदार्थ वाले शब्द ध्वनि को शब्द कहते हैं। अर्थात प्रतीत है पदार्थ जिसका। प्रतीत माने ज्ञात और पदार्थ माने अर्थ। ठीक है, पदार्थ माने अर्थ। ज्ञात है अर्थ जिस ध्वनि का, उसको लोक में उस ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द। जिस ध्वनि का अर्थ ज्ञात नहीं है उसको शब्द नहीं कहते। ज्ञात है अर्थ जिसका
प्रतीतः पदार्थः यस्याः सा प्रतीत पुल्लिंग शब्द है ध्वनि। प्रतीतः पदार्थः यस्य स प्रतीत पदार्थकः ध्वनिः शब्दः इति उच्यते। ठीक है, प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनिः शब्द इति उच्यते। लोक में प्रतीत पदार्थ वाले ध्वनि को ही शब्द कहा जाता है। उदाहरण से समझाते, तद यथा शब्दम कुरु। हम किसी को कहते हैं बोलो, शब्द करो, तो फिर वो क्या बोलता है? व्यक्तवाणी बोलता है। माँ शब्दम कार्षी, बच्चे शोर मचा रहे हो, हम बोलते हैं शोर मत मचाओ। माँ शब्दम कार्षी, शब्द कार्ययम माणवकः, ये बच्चा बहुत बोलता है, बहुत शोर मचाता है। शब्दकारी अयम माणवकः इति ध्वनिम कुर्वन् एवं उच्यते। ये जो सारा व्यवहार है वो कब किया जाता है? ध्वनिम कुर्वन् एवं उच्यते, जो ध्वनि को कर रहा हो उसको ऐसा कहा जाता है। माँ शब्दम कार्षी या शब्दकारी अयम माणवकः। ठीक है, इति ध्वनिम कुर्वन् एवं उच्यते। अब तो पहले स्फोट को शब्द कहा था, और यहाँ पर जो स्थूल ध्वनि है शब्द, उसी को शब्द कहा जा रहा है, अथवा प्रतीत पदार्थ को। लेकिन ये भी व्यक्त पद है, हर कोई ध्वनि यहाँ शब्द के रूप में नहीं ली है ना। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। प्रतीत है, ज्ञात है, अर्थ जिसका, उसी को लोक में ध्वनि शब्द से गृहीत करते हैं। प्रदीप देखिए, अथवा अन्यत्र ध्वनि स्फोटयोर्भेदस्य व्यवस्थापितत्वाद् इह अभेदेन व्यवहारे अपि न दोषः। अन्यत्र ध्वनि और स्फोट में भेद के व्यवस्थापित होने से इह अभेदेन व्यवहारे अपि न दोषः। कह रहे हैं कि हमने ध्वनि और स्फोट में भेद व्यवस्थापित किया ही है, उसको भेद दिखाया ही है अन्यत्र प्रसंगों में, तो यहाँ अभेद से व्यवहार हो जाए। क्योंकि जब कोई बच्चा ध्वनि कर रहा है तो वहां अंततः स्फोट भी तो है ही, स्फोट नहीं है ऐसा नहीं है ना। प्रतीत पदार्थक ध्वनि है तो माने वहां स्फोट भी है ही, किंतु फिर भी हम उसको कह रहे हैं शब्दम कुरु माँ शब्दम कार्षी, स्थूल ध्वनि के लिए उसको कह रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर हमने अभेद व्यवहार कर दिया, स्फोट और सूक्ष्म शब्द स्वरूप का और स्थूल शब्द स्वरूप का एक स्थूल शब्द के रूप में ही व्यवहार कर दिया। तो भी उसमें कहते हैं कोई दोष नहीं है, क्योंकि अन्यत्र हमने ध्वनि और स्फोट के भेद को स्पष्ट किया ही है, तो इसलिए यहाँ अभेद व्यवहार होने पर भी दोष नहीं है। अन्यत्र ध्वनि स्फोटयोर भेदस्य व्यवस्थापितत्वाद् इहा भेदेन व्यवहारे अपि न दोषः। द्रव्यादयो न शब्दवाच्य इत्यत्र तात्पर्यात्। ये जो हम शब्द की परिभाषा दे रहे हैं ना, कि शब्द इसको कहते हैं, प्रतीत पदार्थ वाला जो ध्वनि है उसको शब्द कहते हैं, वो केवल इतने अभिप्राय से हमने बोला है कि द्रव्य आदि को शब्द नहीं कहते, द्रव्य को शब्द नहीं कहते हैं, गुण को, जाति को, क्रिया को शब्द नहीं कहते हैं, किंतु ध्वनि को शब्द कहते हैं, या ध्वनि का ही जो सूक्ष्म स्वरूप है, प्रतीत पदार्थक ध्वनि का ही जो सूक्ष्म स्वरूप स्फोट है उसको शब्द कहते हैं। तो तात्पर्य केवल इतने में है कि द्रव्य आदि शब्द वाच्य नहीं है। ठीक है, शब्द की अभिधेय द्रव्य आदि नहीं है, इतना बताने में तात्पर्य है। इसलिए ध्वनि को भी शब्द स्वरूप के रूप में यहाँ पर कहा गया है। ध्वनिम कुर्वन्निति विधि प्रतिषेधयोर अप्रवृत्त विषयत्वात् कथमस्य त्रिभिः संबंधः। देखिए, पहले 3 उदाहरण दिखाए ना, क्रम से शब्दम कुरु माँ शब्दम कार्षि और शब्दकारी अयम माणवकः, और फिर बाद में कह दिया ध्वनिम कुर्वन् एवं उच्यते। ध्वनिम कुर्वन् यह बालकः, जो ध्वनि को कर रहा है बालक, उसको ऐसा कहा जाता है, ये बोला ना। तो ध्वनिम कुर्वन् एवं उच्यते का सीधा सीधा संबंध माँ शब्दम कार्षि शब्द कार्य यम माणवकः से तो जुड़ जाएगा। ठीक है,
जिसको हम बोल रहे हैं कि शोर मत मचाओ, ये बच्चा बहुत शोर करता है, तो इसका मतलब वो शोर कर रहा है, किसी ना किसी प्रकार की आवाजें कर रहा है, तो वो ध्वनि कर रहा है। तो ध्वनिम कुर्वन् एवं उच्यते, ये ठीक हो गया बाद वाले दो उदाहरण के साथ। तो लेकिन जो प्रथम उदाहरण है शब्दम कुरु, उसके साथ तो ये नहीं जुड़ेगा, नहीं ना जुड़ेगा। शब्दम कुरु हम कह रहे हैं, तो ध्वनिम कुर्वन् एवं उच्यते, वो पहले से कर तो नहीं रहा है, हम तो उसको कह रहे हैं शब्दम कुरु, है ना, ऐसा कह रहे हैं, तो इसके साथ तो जुड़ेगा नहीं। तो जिज्ञासु यही समस्या रख रहा है कि विधि प्रतिषेधयोर अप्रवृत्त विषयत्वात्, जो विधि या प्रतिषेध होते हैं ना, वो अप्रवृत्त विषय वाले होते हैं। माने कोई व्यक्ति किसी काम को ना कर रहा हो, तब हम विधि करते हैं कि कर लो, ठीक है। या कोई गलत कार्य कर रहा हो, कोई गलत कार्य कर रहा हो, तो फिर उसको कहते हैं कि मत करो, ऐसे होता है ना। विधि और प्रतिषेध अप्रवृत्त विषय वाले होते हैं, जिसमें पहले से करने योग्य कर्म है और प्रवृत्त नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको विधान करते हैं कि कर लो। और प्रतिषेध अप्रवृत्त विषय वाला कैसे है? प्रतिषेध भी अप्रवृत्त विषय वाला है, माने उसको शांत रहना चाहिए, उसमें वो प्रवृत्त नहीं हो रहा। इसको थोड़े से अलग अर्थ में देखना पड़ेगा ना, अप्रवृत्त विषय वाला ही प्रतिषेध भी होता है, नहीं तो सामान्य रूप से प्रतिषेध अप्रवृत्त विषय वाला नहीं होता, प्रतिषेध तो प्रवृत्त विषय वाला होता है। किसी गलत कार्य में प्रवृत्त हो रहा हो उसको मना करते, और प्रतिषेध को भी हम अप्रवृत्त विषय वाला कहना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब जो नहीं करना चाहिए उसमें वो उसमें तो प्रवृत्त हो रहा है, और जो करना चाहिए उसमें उसकी अप्रवृत्ति है, ठीक है। इस तरह से इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, ये स्वयं बताएंगे। विधि प्रतिषेधयोः अप्रवृत्त विषयत्वात् कथम अस्य त्रिभिः संबंधः। 1 नंबर टिप्पणी पे भी देखिए, शब्दम कुरु मा शब्दम कार्षिः, नीचे सबसे नीचे, इति अनयोः अप्रवृत्त विषयत्वात्। शब्दम कुरु मा शब्दम कार्षिः इति अनयोः अप्रवृत्त विषयत्वात् भूत भविष्यत कालिक विषयत्वात्। ये अप्रवृत्त विषय का इस तरह से अभिप्राय कह रहे हैं कि भूत भविष्यत कालिक विषय है ये शब्दम कुरु। इसका मतलब अभी प्रवृत्त नहीं है ना शब्द करने में, आगे करेगा, ठीक है। और माँ शब्दम कार्षिः, माँ शब्दम कार्षिः, तो अभी तो उसने बोलना बंद नहीं किया ना, आगे बंद करेगा। अभी तो वो बोल ही रहा है, जब उसको कहा जा रहा है माँ शब्दम कार्षिः, तो वो आगे बंद करेगा, अभी तो बोलना बंद नहीं कर रहा। तो इति अनयोः अप्रवृत्त विषयत्वात् शब्दम कुरु मा शब्दम कार्षि इति अनयोः अप्रवृत्त विषयत्वात् भूत भविष्यत कालिक विषयत्वात् ध्वनिम कुर्वन् इत्यनेन कथम संबंधः। ध्वनिम कुर्वन् के साथ इसका संबंध कैसे हो जाएगा, ये अभिप्राय है। तृतीयेन संबंधस्य सिद्धत्वात् द्वाभ्याम कथम इत्येवाशंक्यते, अतएव द्वयोरुत्तरितम्। शब्दकारी अयम मानवकः, वो अभी भी कर रहा है शोर, है ना, शब्दकारी अयम मानवकः, तो उसका संबंध तो कह रहे हैं ध्वनिम कुर्वन् के साथ लग जाएगा। ये इन्होंने अलग, इनकी अलग व्याख्या है। नीचे जो टीका हम देख रहे हैं, संपादकीय टिप्पणियां, उन्होंने इसको इस तरह से किया है कि ध्वनिम कुर्वन्, अब ये जो क्षत्रिय प्रत्यय है वो वर्तमान कालिक होता है ना, तो इसका संबंध शब्द कार्यम के साथ तो दिखा दिया, वो भी चूंकि वर्तमान कालिक क्रिया भी हो रही है, ठीक है। लेकिन शब्दम कुरु और माँ शब्दम कार्षिः, इसको भूत भविष्यत कालिक कह रहे हैं। सीधे सीधे देखें तो वैसे तो दोनों जो है भविष्यत कालिक जाएंगे अभिप्राय की दृष्टि से देखें तो, लेकिन अगर केवल लकार की दृष्टि से देखें तो शब्दम कुरु
ये आगे भविष्यत काल में होगा। और माँ शब्दम कार्षि ही, ये लुंग लकार का प्रयोग है। लुंग लकार सामान्य रूप से भूत अर्थ को देने वाला होता है ना, पर वैसे तो जब माँ के साथ लुंग का प्रयोग हो जाता है तो निषेध परक अर्थ होता है, फिर वहां भूतकाल का ऐसा कुछ नहीं रहता। फिर भी चलिए, इनका अपना एक व्याख्या का तरीका है। हम प्रदीप उद्योग पर केंद्रित होते हैं। फिर से एक बार देखिए, ध्वनिम कुर्वनिति विधि प्रतिषेधयोर अप्रवृत्त विषयत्वात् कथमस्य त्रिभिः संबंधः। विधि और प्रतिषेध, शब्दम कुरु ये विधि की जा रही है, माँ शब्दम कार्षि ही ये प्रतिषेध किया जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों ही अप्रवृत्त विषय वाले हैं, विधान भी और प्रतिषेध भी, ये अप्रवृत्त विषय वाले हैं। तो इसलिए कथम अस्य त्रिभिः संबंधः, इसलिए ध्वनिम कुर्वन्, इस वाक्य शेष का तीनों के साथ संबंध कैसे होगा। उच्यते, तो इसका उत्तर देते हैं, शब्दम कुर्वन्नपि शब्दम कुरु इति उच्यते विराम आशंकायाम तन्निवृत्तये। कह रहे हैं कि तीनों के साथ संबंध हो जाएगा, क्योंकि शब्दम कुर्वन्नपि, जो बालक बोल भी रहा है उसको भी प्रेरणा के रूप में ऐसा बोला जा सकता है, शब्दम कुरु इति उच्यते। क्यों? विराम आशंकायाम तन्निवृत्तये, कि वो बीच में चुप हो सकता है, ऐसी आशंका है, इसलिए उस आशंका की निवृत्ति के लिए शब्दम कुरु ऐसे बोला जाता है। और तथा अनभिमत शब्द श्रवणोद्वेजितेन उच्यते माँ शब्दम कार्षिरिति। और उसी प्रकार से अनभिमत शब्द श्रवणोद्वेजितेन, अनभिमत जो माने वांछित नहीं है, इस प्रकार के शब्दों के सुनने से जो व्यक्ति उद्विग्न हो गया है, वो कहता है कि शब्द मत करो, माँ शब्दम कार्षिः। तो ध्वनिम कुर्वन्नेवम उच्यते। सबसे पहले देखो, शब्दम कुरु, ये ध्वनिम कुर्वन, जो ध्वनि कर रहा है उसको बोला जा सकता है, ठीक है, जिससे कि वो रुके नहीं बीच में। इसके लिए यद्यपि वो बोल ही रहा है फिर भी ध्वनिम कुर्वन बोला नहीं, जो ध्वनि कर रहा है, बोल ही रहा है पहले से, उसको भी हम बोल सकते हैं शब्दम कुरु, कि जिससे वो बीच में रुक ना जाए। और जो माँ शब्दम कार्षि ही है, वो तो ध्वनिम कुर्वन एवं उच्यते, ठीक ही है। कोई अनभिमत शब्द बोल रहा है ना, कोई अवांछित शब्दों का उच्चारण कर रहा है और उससे कोई व्यक्ति उद्विग्न हो रहा है, तो वो उसको बोलता है कि शब्द मत करो, शोर मत मचाओ। और शब्द कार्य यम मानव कह, तो ठीक ही है, ये बच्चा बहुत बोलता है, तो जो बोलता है, बहुत बोल रहा है, उसको बोला जाता है शब्दकारी अयम मानव कह। तो ध्वनिम कुर्वन का तीनों के साथ संबंध हो ही जाएगा, ठीक। चलिए उद्योग देखिए, भाष्य अथवा प्रतीत पदार्थ कइति लोके व्यवहर्तृषु पदार्थ बोधकत्वेन प्रसिद्धः श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्वाद् वर्ण रूप ध्वनि समूह एव शब्दः इत्यर्थः। लोक में, लोके अर्थात लोके को ही खोला है, व्यवहर्तृषु, व्यवहर्ताओं में, ठीक है, लोक में अर्थात व्यवहर्ताओं में, जो शब्दों का व्यवहार करने वाले मनुष्य हैं, उनमें पदार्थ बोधकत्वेन प्रसिद्धः ध्वनि समूहः, पदार्थ के किसी अर्थ विशेष के बोधक के रूप में, वाचक के रूप में जो प्रसिद्ध ध्वनि समूह है, उसको ही शब्द कहते हैं। वह ध्वनि समूह ही शब्द है। कैसा ध्वनि समूह? श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्वाद् वर्ण रूप ध्वनि समूह, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होने से वर्ण रूप ध्वनि समूह ही शब्द कहा जाता है। वर्ण रूप ध्वनि समूह, जो ध्वनि समूह फिर वही यंत्रों का नहीं होगा, अव्यक्त वस्तुओं का, पक्षियों आदि का नहीं होगा, जिसमें वर्ण है, ऐसा वर्ण रूप ध्वनियों का समूह। ध्वनियां कैसी? वर्ण रूप वाली, यंत्रों की ध्वनियां नहीं, अव्यक्त ध्वनियां नहीं, पशु पक्षियों आदि की नहीं ध्वनियां, वर्ण रूप ध्वनियां, उनका समूह, जो कि कैसा हो? लोक में पदार्थ बोधक के रूप में प्रसिद्ध हो, व्यवहारताओं में पदार्थ बोधक के रूप में ज्ञात हो।
ऐसा वर्ण रूप ध्वनि समूह ही शब्द है, क्योंकि उसमें शब्द का लक्षण घटना चाहिए। श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्वाद इसलिए बोल रहे हैं, श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्वाद वर्ण रूप ध्वनि समूह एवं शब्द। फिर से देखिए, भाष्यकार ने लिखा था प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। उसको कह रहे हैं लोके व्यवहर्तृषु पदार्थ बोधकत्वेन प्रसिद्ध। लोके अर्थात संसार में। अब संसार में किसके बीच में प्रसिद्ध होगा शब्दवाचक के रूप में? पशु पक्षियों आदि के बीच में तो नहीं ना। व्यवहर्तृषु, जो उस भाषा का व्यवहार कर रहे हैं, उन व्यवहर्ताओं में पदार्थ बोधकत्वेन प्रसिद्ध, पदार्थ के वाचक के रूप में जो प्रसिद्ध है, ऐसा वर्ण रूप ध्वनि समूह ही शब्द है। श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्वाद, ये हेतु दे दिया, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होने से वर्ण रूप ध्वनि समूह ही शब्द है। आगे देखिए, तस्य अर्थबोधकता अपि अविचारित रमणीयस्यैव लोके सिद्धा तादृशस्यैव शास्त्रेण अन्वाख्यानमिति तात्पर्यम्। तस्य अर्थबोधकता अपि अविचारित रमणीयस्यैव लोके सिद्धा। अब कहते हैं कि ये तो आपने बहुत वैसी बात कह दी कि लोक में व्यवहारताओं में जो पदार्थ बोधक के रूप में प्रसिद्ध हैं, वैसे वर्ण ध्वनि समूह को ही शब्द कहते हैं, क्योंकि ये जो स्थूल शब्द है ये तो अर्थ का बोधक होता नहीं, अर्थ का प्रकाशक होता नहीं, अर्थ का प्रकाश तो स्फोट से होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब उतनी सूक्ष्मता से नहीं विचार करेंगे ना, ऊपर ऊपर से विचार करते हैं, तो यही शब्द स्थूल शब्द ही हमें किसका, लोक में तो किसी से भी पूछो तो उसको यही लगेगा कि जो ये शब्द हम बोल रहे हैं उसी से अर्थ का ज्ञान हो रहा है हमें, है ना। तो उसी बात को उद्योत कह रहे हैं कि ये जो अभी हमने शब्द का स्थूल रूप एक विवृत किया है, प्रकट किया, बताया है, उसकी ही अर्थ बोधकता भी लोक में सिद्ध है। ठीक है, तस्य अर्थ बोधकता अपि लोके सिद्धा, उस स्थूल शब्द की अर्थ बोधकता भी लोक में सिद्ध है, लेकिन किसके लिए? तस्य अर्थ बोधकता अपि अविचारित रमणीयस्यैव लोके सिद्धा। ठीक है, अविचारित रमणीय का मतलब होता है जो ना विचार करने पर ही सुंदर प्रतीत हो, ऐसा पक्ष। माने विचार करने लगे ठीक से तो फिर उसमें बहुत सारे दोष आ जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यही ठीक है, अविचारित रमणीय। ठीक है, बिना विचार किए मनन किए जो रमणीय प्रतीत होता है, जो अच्छा प्रतीत होता है, दोष रहित प्रतीत होता है, वो पक्ष अविचारित रमणीय। ठीक, तस्य अर्थ बोधकता अपि, अब वो तस्य अर्थ बोधकता, तस्य कस्य, लोक में जो प्रतीत पदार्थक ध्वनि शब्द है, उस ध्वनि शब्द की अर्थ बोधकता भी कहा ही है ना, प्रतीक पदार्थ कह ध्वनि। तो कोई कहे कि पदार्थ तो ज्ञात नहीं होता इस ध्वनि से, पदार्थ तो स्फोट से ज्ञात होता है, तो इसलिए उद्योतकार ने अपने आप ही कह दिया कि नहीं, लोक में जो है वो इतना विचार कोई करते हैं नहीं, संसार में स्थूल व्यवहारों में इतना कोई विचार करते हैं नहीं है, तो इसलिए जो शब्द का स्थूल स्वरूप है उसी को अर्थ का बोधक संसार में स्वीकार किया जाता है। तो तस्य अर्थ बोधकता भी, उस स्थूल शब्द की अर्थ बोधकता भी अविचारित रमणीयस्यैव, अविचारित रूप से रमणीय जो पक्ष है उसको स्वीकार करने वाले मनुष्यों के लिए लोक में सिद्ध है। अविचारित रमणीयस्यैव मनुष्यस्य लोके सिद्धा। ठीक है, जो उतना अधिक विचार नहीं कर रहे, एक स्थूल दृष्टि से ही देख रहे हैं, उस मनुष्य के लिए लोक में इसी स्थूल शब्द की अर्थ बोधकता सिद्ध है। तादृशस्यैव शास्त्रेण अन्वाख्यानम इति तात्पर्यम्, और उसी शब्द का ही शास्त्र के द्वारा अन्वाख्यान भी किया जा रहा है, ये अभिप्राय है। शास्त्र अन्वाख्यान करेगा तो लोक में व्यवहार करने योग्य जो शब्द हैं उनका व्याख्यान करता है ना,
और स्थूल स्वरूप को लेकर के ही व्याख्यान करता है। फिर ये तो अलग बात है कि वो स्थूल शब्द जब सूक्ष्म रूप में मस्तिष्क में गृहीत होता है तब अर्थ का प्रकाशक होता है, ये तो एक अलग बात हो गई। बाकी यहाँ पर जो व्याकरण, जो एक स्मृति शास्त्र है, वो शब्दों का जो अन्वाख्यान कर रहा है, किन शब्दों का जो हम लोग में व्यवहृत करते हैं, जिनके द्वारा लोक व्यवहार संपन्न होता है, उन्हीं शब्दों का तो शास्त्र अन्वाख्यान कर रहा है। तो तादृशस्यैव शास्त्रेण अन्वाख्यानमिति तात्पर्यम् तदाह अन्यत्रेति। प्रदीपकार ने कहा था ना कि अन्यत्र ध्वनि और स्फोट के भेद को व्यवस्थापित किया ही है, इसलिए यदि यहाँ अभेद से भी हम व्यवहार कर लेते हैं, स्फोट और शब्द में भेद ना करके व्यवहार कर लेते हैं, तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि मुख्य अभिप्राय हम ये जो व्याख्या दे रहे हैं शब्द का, शब्द स्वरूप की, उसका मुख्य अभिप्राय द्रव्यादियों को हटाना है, कि द्रव्यादि शब्द नहीं है, इस पक्ष को व्यवस्थापित करना है। ठीक है, तो कहाँ जो है वो ध्वनि और स्फोट के भेद को व्यवस्थापित किया है, उसको दिखा रहे हैं संग्रह आदौ। संग्रह नाम का ग्रंथ विशेष है, उसमें स्पष्ट किया है। और तपर सूत्रे भाष्ये चेत्यर्थ, तपर सूत्र के भाष्य में भी, तपरस्तत्काल से सूत्र आएगा आगे, उसके भाष्य में भी ध्वनि और स्फोट का भेद दिखाया गया है। ध्वनि पदेनात्र वैखरी, ध्वनि पद के द्वारा यहाँ वैखरी वाणी को, स्थूल वाणी को लिया गया। वाणी के 4 विभाग किए गए हैं ना, सूक्ष्मतम रूप से उसकी सूक्ष्मता को, उसके वास्तविक स्वरूप को दिखाने के लिए परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी ये स्थूल वाक्य है, जिसको वाणी का तुरीय भाग, चतुर्थ भाग भी कहा जाता है। ये वाणी का एक अंश है वैखरी वाक्य। फिर उसके बाद और सूक्ष्म रूप देखेंगे तो मध्यमा वाक्य है, फिर पश्यंती वाक्य है, और सबसे जो वाणी का सूक्ष्म स्वरूप है वो परा है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जो परा वाणी को जान लेते हैं वो ब्रह्म को जान लेते हैं, क्योंकि शब्द जो है वो ब्रह्म ही है वस्तुतः।